ऐसा लग रहा था कि मानव समाज को ये कहा जा रहा था कि या तो आपको रोटी मिलेगी या आजाद, दोनों आपको नहीं मिल सकते। आपको आजादी चाहिए तो रोटी की गारंटी हम नहीं दे सकते आप, पर अगर आपको रोटी सुनिश्चित करना है तो आपको आपकी आजादी हम गारंटी नहीं कर पाएंगे। लाइट्स कैमरा आजादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नजरिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि जिंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। लाइट्स कैमरा आज़ादी के 10th एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते ही देखते वी आर 10 एपिसोड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऐसा लगता है कल की बात है जब पहला एपिसोड लॉन्च करा था। अगर आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। आई एम स्पीकिंग विथ मिस्टर हर्ष मंदर। ही इज़ डायरेक्टर एट सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़। मुझे ह्यूमन राइट्स जैसे टॉपिक पे इनसे बेहतर व्यक्ति नहीं पता बात करने के लिए। हर्ष सर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक स्पेशल कमिश्नर टू सुप्रीम कोर्ट भी सर्व कर चुके हैं इन द राइट टू फूड कैंपेन, और सोशली ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव। ये आईएएस थे और अराउंड 2002-3 अराउंड इनने सर्विस छोड़ी एंड एक्टिविज्म का अपना करियर की दौर की शुरुआत करी। आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि somebody like Harsh sir chose to came on the show. He has a strong voice in the socio-political atmosphere of Delhi and strong इनका एक्टिविज्म भी रहा है अराउंड सर्वाइवर्स ऑफ मास वायलेंस। शो शुरू होने के पहले मैं कुछ आपसे कन्फेशन करना चाहता हूँ। इंटरनेट इश्यूज़ के कारण कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि वॉइस ब्रेक है, क्लैरिटी नहीं है, तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। आप अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आधी अधूरी, कोई डायलॉग आधा अधूरा रह गया हो, तो उसको आप रिवाइंड मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ट्यून इन टू द अनटोल्ड टेल ऑफ ह्यूमन राइट्स विथ हर्ष मंदर। 3, 2, 1। हर्ष सर, वेलकम टू लाइट्स कैमरा आज़ादी। Thank you. Pleasure to be with you. सर, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू। अभी एज एन एक्टिविस्ट आपके दिन कैसे बीत रहे हैं अभी, क्योंकि यू आर कम्प्लीटली अंडर लॉकडाउन, तो हाउ डज एन एक्टिविस्ट टिपिकली स्पेंड्स अ टाइम इन सच सिचुएशन? जी मुश्किल है बहुत, क्योंकि इतनी ज्यादा तकलीफ है बाहर, और नाइंसाफी और दर्द। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इनडोर्स। तो जो इनिशियल डेज थे, क्योंकि हम लोग बेघर लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हमें परमिशन रहा कि हम उनके फीडिंग और वेलफेयर के लिए बाहर निकले। तो मैं कई दिनों तक बाहर रहा। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जितना हम लोग कर सकते हैं सॉलिडारिटी में, क्योंकि जो सडन लॉकडाउन में जो बेघर लोग थे, और जिनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, और जो असंगठित मजदूर, उनको इतनी बुरी हालत थी कि तब तक सरकार की कोशिशें भी शुरू नहीं हुई। तो इनिशियल डेज में हम लोग ने बहुत बड़े स्केल पे कोशिश की कि फीडिंग प्रोग्राम शुरू करें, और लेकिन के बाद दिल्ली सरकार ने काफी पहल की है, लेकिन जितनी जरूरत है वो उससे बहुत ज्यादा है। और फिर देश भर से हमें खबर आने लगी कि इसी तरह से देश के हर कोने में। तो कारवाने मोहब्बत कोशिश की पिछले 3 सालों में। हम लोग जगह जगह जाते थे जहाँ लिंचिंग और नफरत की घटनाएं होती थी, तो वहाँ पे एक टीम देश के हर कई हिस्सों में बन पाया है, बहुत अच्छे कम्युनिटी लोगों का। तो उनके माध्यम से फिर हमने हमने कोशिश शुरू की कि असम में, झारखंड में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऐसे मुंह में दिल्ली के अलावा भी हम चेन्नई, बैंगलोर, हम लोग अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि हम जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच पाए। एक कॉल भी किया है, तो सॉलिडारिटी के तौर पे। तो ये इसमें इस बहुत बड़े स्केल पे
जितना हम लोग कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में, जितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं उसमें हम लोग लगे। और साथ में उसमें काफी वक्त मेरा गुजर रहा है, और साथ में इसके बारे में लिखना चुनौती कि ये तरीका सही है इस वायरस को के खिलाफ लड़ने में, जहाँ पे देश की जो बड़ी संख्या है गरीब लोग, जो कईयों के पास घर नहीं है या घर ऐसा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है, साफ पानी नहीं है, दिन बैठे घर बैठे तो कोई उनका इनकम नहीं है, ऐसे लोगों की बहुसंख्या जहाँ हो, क्या ये रास्ता सही है जो हमने फिर सोचना, विचार करना, सवाल लिखना, उठाना, आर्टिकल में ये सवाल उठाना, और सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटिशन भी दायर की है। तो ऐसी चीजों में काफी वक्त गुजर रहा है, एक बेचैनी भी है क्योंकि बाहर निकल के और जितना ज्यादा लोगों को हम सहायता करना चाहते संभव नहीं है, पर इसी तरह से वक्त गुजर रहा है। जी, तो हर्ष सर, ये देखो बाय डिफॉल्ट इस सवाल पे लाता है कि हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत नहीं मिल पा रही है, जो जिन तक सरकार और सरकार के माध्यम के जो रिसोर्सेज है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि ये उन लोगों का अधिकार होता है, पहली बात तो खाना पीना और एक बेसिक एसेंशियल्स जो उनका अधिकार है। तो जो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि मानव अधिकार जो है वो होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों है आज के दौर में? मानवाधिकार एक तरह से एक पहचान से शुरुआत हुई 1948 में, उसका फॉर्मल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब हुआ था, कि हर इंसान बराबर है इन ह्यूमन डिग्निटी। मतलब हम लोग और तरीकों से बहुत सारी असमानताएं हैं, पर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन वर्थ, हर इंसान के बराबर की डिग्निटी है, बराबर की अहमियत है, और उस नाते, इंसान होने के नाते हम सबके कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जिससे समाज और सरकार दोनों को पहचानना जरूरी है। सरकार हमें अधिकार देती नहीं है, सरकार हमारे अधिकारों को पहचानती है या नहीं पहचानती है, उसको उसका समर्थन करती है या उसकी अवहेलना करती है या उसको कुचलती है। So we are not given rights by the state, we are given rights by the fact that we are human beings, और हमारे संविधान में इन अधिकारों को बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है, अभिलेखित किया गया है। तो so these are rights that we have as human beings, and these rights to be treated with dignity, your right to freedom, your right to work, your right to social protection. These are rights also जो rights constitution में recognized हैं. This has also developed over time, क्योंकि शुरू में right to food, right to work, right to health care, right to education constitutional guarantees में शामिल नहीं थे, directive principles में थे, जो सरकार को के एक तरह से नैतिक हक बनता है लेकिन कानूनी हक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दशकों पे ये मानना शुरू किया है कि जब जीवन का अधिकार है तो जीवन के लिए जो चीजें जरूरी हैं, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, वो भी एक फंडामेंटल राइट ही है। तो राइट टू फूड, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरह के कानून भी बने हैं। तो सरकार धीरे धीरे अधिकारों, ह्यूमन राइट्स को पहचानने में, स्वीकार करने में उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है। सरकारों की कोशिश हमेशा स्वाभाविक तौर पे ये रहती है कि उनकी जवाबदेही ना रहे, कोर्ट्स कितना आजाद हैं, कितना दबाव डाल रहे हैं, सिविल सोसाइटी कितना उन पे ऊपर दबाव डाल सकता है, हमारे जो हुकूमत करने वाले लोग हैं कितना इन अधिकारों को स्वीकारते हैं, पहचानते हैं, लोग कितने संगठित हैं, बहुत सारी चीजों पे ये निर्भर है। लेकिन आज जिस दौर से, आज ये कोरोना वायरस के वक्त, एक तरह से ये सारे अधिकार अंत में गरीब जो इंसान है, जो
वर्किंग क्लास हमारे लोग हैं, जो किसान हैं, उनके हकों को टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जैसे हम की सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं मानता हूँ कि जो लेबर राइट्स थे, फॉर इंस्टेंस, अगर हम और आप घर घर में बैठे और इस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन है, तो हमें इतना तो ये अश्योरेंस है कि हमें महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगी। हमारा घर इतना बड़ा है कि हम एक दूसरे से कुछ दूरी रख सकते हैं, रनिंग वाटर है तो हम हाथ धो सकते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्या है इस देश में, वो ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और जिनके अगर नौकरी भी है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके मालिक हैं वो उनको वेतन नहीं देंगे, उन्हें किराया भरना पड़ रहा है, और वो 4 घंटों के नोटिस में जिस तरह की स्थिति में पहुंचे, उनमें, और जो मध्यम वर्ग है और जो उच्च वर्ग के लोग, उनके बीच में कितना वास्तविक फासला है। मानवाधिकार मानवाधिकार ये मानता है कि हम लोग सभी इंसान होने के नाते बराबर हैं, बराबर के हक रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में कितनी बड़ी खाई है, ये आज हम समझ रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, कि सरकार कहती है कि घर में रहिए, और ये सोच नहीं रही है कि कई लोग हैं जिनके घर नहीं है, और कई कई बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, अगर वो घर में रहे तो वो खाएं कैसे, अगले अगले दिन अपने बच्चों के लिए खाना का कैसे मुहैया कर पाए। तो तरह से सरकार उस पूरे समूह के हकों का, के मानव अधिकारों को एक तरह से भूल सा गया है, ऐसा लगता है। सर थोड़ा सा मैं एक स्टेप स्टेप बैक लूंगा। उस 1948 में, एंड आई विल कम बैक टू आपने जो पॉइंट्स बोले हैं, जो 1948 में क्यों ऐसा लगा कि वर्ल्ड को, दुनिया को ऐसी जरूरत लगी कि एक चार्टर होना चाहिए जो कि ग्लोबली एप्लीकेबल होना चाहिए? आई थिंक वो मानव इतिहास में वो एक जरूरी क्षण था, जब एक तरह से बहुत सारे देश के हुकूमत और लोग इकट्ठा हो और कहा कि हम अब ऐसी दुनिया बनाएंगे, क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, बहुत ज्यादा विनाश हुआ था, और एक तरह से ऑलमोस्ट जैसे, और बहुत सारे देश हिंदुस्तान जैसे थे जो सदियों की गुलामी से निकल रहे थे। तो एक तरह से वो एक मोड़ था, जब मानव समाज को एक मौका मिल रहा था एक बार फिर अपनी दुनिया की, अपने देश की, अपने समाज की, अपनी अर्थव्यवस्था की, हमारे आपसी रिश्तों की, सबका एक नई परिकल्पना बनाने का एक वक्त मिला। एक ऐसा मोड़ था इतिहास में, एक रिकंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड, और उस रिकंस्ट्रक्शन में के केंद्र में ये एक भावना उठी कि हर इंसान इंसान होने के नाते उनके कुछ ऐसे हक होने चाहिए जो कोई भी सरकार किसी भी परिस्थिति में वो हक उनसे छीन नहीं सकती है, क्योंकि ये निहित है हम सब में। वो अंतिम बेघर, पीड़ित इंसान, शोषित इंसान, उनमें भी वही हक है जो आप में है और मुझ में है, और सबसे अमीर व्यक्ति में है, प्रधानमंत्री में है, राष्ट्रपति में है, सब हम। तो वो एक ऐसा वक्त था जब एक नई परिकल्पना के आधार पे हमारी दुनिया को का फिर से निर्माण करने का एक ऐसा मोड़ था। और कुछ वादे हम लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने किया एक दूसरे के से, और 1950 में 2 साल बाद हमारा अपना संविधान जब बना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो हम भारत के लोगों ने भी कई वादे किए, हम भारत के लोगों से, कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ बराबरी होगी, बंधुता होगा, इंसाफ होगी, रहेगा, बराबरी होगी, आजादी होगी। तो वही वही एक तरह से वही मानवाधिकार थे, और कुछ हद तक ये सुरक्षित रहे हैं, बहुत हद तक इनका उल्लंघन हुआ है, और ये एक लंबी लड़ाई रहेगी। कुछ कुछ दौर आते हैं इतिहास में, मुझे लगता है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, लेकिन दुनिया के अधिकांश
देशों में हम इस वक्त जब कोविड सामने आया है, ऐसा वक्त भी है जहाँ पे काफी अथॉरिटेरियन सरकारें हैं जो मानवाधिकारों का सम्मान उतना नहीं करती है जितना अपेक्षा है। तो ये लंबी निरंतर लड़ाई रहेगी। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जहाँ पे दान के तौर पे आम इंसान को हक दिए जाएंगे। हक हमेशा दिए जाते हैं संगठन से, परिकल्पना से, नैतिक लड़ाई, सड़कों पर लड़ाई, अलग अलग तरीकों से, अहिंसक हमेशा तरीकों से। मुझे लगता है कि इन इन सच्चाई से इन हकों की रक्षा और उनको बहाल करते रहना पड़ेगा। मानव इतिहास जैसे भी जो भी दौर आगे जाएंगे, हमें बार बार वही जो जो बेसिक हक है और जो वादे हैं हमने अपने आप से जो किए हैं उनको पूरा करने की एक निरंतर संघर्ष रहेगा। सर, हमने देखा है कि कंट्रीज ने साथ में आके चार्टर तो साइन कर दिया, पर हम और इसमें बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके के देश हैं, चाइना जैसे और रशिया जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, सऊदी अरेबिया है। तो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है? और ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो ये मेरे ओपिनियन में, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये कि एक डॉक्ट्रिन बन के रह गया है। मतलब एक कागज का टुकड़ा है जिसको एक्टिविस्ट और काफी लोग पुश करते हैं, पर वो ग्लोबली शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसीज में ही हो पाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, लिबरल डेमोक्रेसीज में भी कमियां बहुत रही हैं और आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज हैं उनमें हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स पे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से उन पे हनन भी हो रहे हैं। एक जो 1948 के बाद जो आधी शताब्दी चली, उसमें एक बहुत बड़ा बहस चला कि कुछ हक हैं जिसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, जो मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, आजादी, बोलने की आजादी, विरोध करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, इस तरह के जो हक है कि सरकार हम आपको बिना कोई प्रोसेस से जेल में बंद नहीं कर सकता है, आपको सजा नहीं दे सकती है। ये सारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं। ये लिबरल डेमोक्रेसी जो आप कहते हैं उनमें इनका उनके संविधानों में इसका इंतजाम किया गया और जुडिशरी को जिम्मेदारी भी दी गई कि जब इसका हनन हो तो हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास जा सकते हैं। एक फ्री मीडिया है जो स्वतंत्र तौर पे इन मुद्दों को उठा सकते। जो समाजवादी देश थे, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, उनमें उनका कहना था कि हम कुछ और हकों को अहमियत देते हैं, वो जिससे सोशल पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक राइट्स, कि भोजन का अधिकार, काम के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इनको पूरा करने के लिए हम सिविल पॉलिटिकल राइट्स को उतनी अहमियत नहीं दे पाएंगे। तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानव समाज को ये कहा जा रहा था कि या तो आपको रोटी मिलेगी या आजाद, दोनों आपको नहीं मिल सकते। आपको आजादी चाहिए तो रोटी की गारंटी हम नहीं दे सकते आप, पर अगर आपको रोटी सुनिश्चित करना है तो आपको आपकी आजादी हम गारंटी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या चुने, रोटी या आजादी? ये सवाल, मुझे लगता है कि ये सवाल उठाया जाता था, लेकिन ये सवाल जायज नहीं, क्योंकि इंसान, पूरा इंसान होने के लिए मुझे रोटी की भी जरूरत है और आजादी की भी, अपना आत्मसम्मान। मैं बेघर लोगों के बीच में काम करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके लिए उनका आत्मसम्मान कितना महत्व रखता है और उस सम्मान के लिए वो बहुत कुछ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार है। सो आई थिंक ये जो नई शताब्दी में हम सैद्धांतिक तौर पे स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार को ना सिर्फ सिविल पॉलिटिकल राइट्स बल्कि सोशल इकोनॉमिक राइट्स दोनों को सुनिश्चित करना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के हिंदुस्तान में ऑर्डर्स भी कई हैं जो राइट टू फूड और ऐसे सोशल इकोनॉमिक राइट्स के लिए उन्होंने ऑर्डर्स पास किए और कानून भी बहुत सारे पास हुए थे, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, NREJ के माध्यम से
राइट टू फूड, ये इनकी पहचान होने लगी कि ये आपका कानूनी हक है। लेकिन कानून पारित होने में और कानून लागू होने में बहुत बड़ा फासला है। और ये हमारी उपलब्धि है कि सैद्धांतिक तौर पे ये दोनों किस्म के हक जरूरी हैं एक इंसान को सम्मान के साथ जिंदगी बसर करने के लिए। लेकिन वास्तविक तौर पे इन हकों को मुहैया होना बहुत कम देशों में हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। ये लंबी लड़ाई है, उस लड़ाई के एक मोड़ पे हम खड़े हैं। एक आपने बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम एक मोड़ पे खड़े हैं, और ये मोड़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से लिबरल्स का या उदारवादी लोगों का एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा के जैसे देखा जा रहा है, और काफी जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स कह लीजिए उसको क्वेश्चन कर रही हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? आपको लगता है कि ये एक नोशन जो है सही है? मेरा सवाल यही है कि जो जो ये बात उठाते हैं, आखिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि क्या हर इंसान को आजादी होनी चाहिए अपने विचार रखने की, असहमत होने की, सरकार का विरोध करने की, अपने संगठन बनाने की, अपने उपासना अपने तरीके से उपासना करने की? क्या हर इंसान को न्याय सुनिश्चित होना उसका हक है? क्या एट द वर्क प्लेस हक हैं जो पूरे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो कहते हैं कि ये ऐसा एक लिबरल एजेंडा है, उनका क्या वैकल्पिक सोच है समाज के लिए, वो भी रखें और ये बहस जारी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो चीजें हमारी संविधान में लिखी हैं, आखिर क्या जो चार मुख्य चीजें एक तरह से हमारे संविधान के निचोड़ हैं जो प्रियम्बल में लिखी गई है। तो फर्स्ट इज जस्टिस, इंसाफ, लिबर्टी, आजादी। और वही मैंने कहा कि कई किस्म की आजादी, इबादत की आजादी, विरोध करने की आजादी, अपने विचार रखने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी। तीसरा है समानता या बराबरी, और चौथा है बंधुता, कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। मुझे लगता है कि ये यही मानव अधिकारों का निचोड़ जो है, ये आधार होनी चाहिए हमारे देश, समाज, दुनिया के निर्माण में। और जिनका एक वैकल्पिक सोच है वो भी अपनी बात रखें, वो किस तरह का हिंदुस्तान, किस तरह का समाज चाहते हैं, और ये बहस जायज है और जारी रहना चाहिए। मेरा यकीन है कि ये बंधुता है या इंसानियत हम कहें, इंसाफ है, आजादी है, समानता है, ये यही बुनियाद है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके आधार पे हम लोग अपनी समाज और देश दुनिया का निर्माण करें। तो ये किसी एक संकीर्ण किस्म के या एक गुट के सोच के बारे में मैं नहीं इसको मानता। मैं एक यूनिवर्सल सोच, यूनिवर्सल आइडियाज हैं, पीढ़ियों से चलती आ रही आइडियाज। उसकी भाषा बदल सकती है लेकिन ये आइडियाज, हम कबीर को पढ़ें, नानक को पढ़ें, बुद्ध को पढ़ें, अशोक अकबर को पढ़ें, सूफियों को पढ़ें, काल के कवियों को पढ़ें, लेखकों को पढ़ें, यही आइडियाज वहां भी उभरते हैं। तो मुझे लगता है कि दीज आर यूनिवर्सल आइडियाज which have guided humankind and they remain as relevant today or even more so than in the past. तो इंडिया को आप कैसा रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को चैंपियन करने में एज ऑफ टुडे? आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मानवाधिकार बहुत हद तक उसका दायरा बहुत संकीर्ण होता जा रहा है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मानवाधिकार की रक्षा जिनको करनी चाहिए, वो इतने स्वतंत्र नहीं रहे हैं, इतने जैसे मैंने उल्लेख किया था, जुडिशरी हो या मीडिया हो, हमारे जो संगठन है, ट्रेड यूनियंस हैं, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है और सरकार है, सभी जिम्मेदार हैं ऐसी स्थिति में जहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये सभी हकों
पर बहुत बड़ा दबाव है, और हिंदुस्तान जिस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना या जो प्रतिज्ञा की गई थी संविधान को लिखते समय, उस तरह का हिंदुस्तान में बहुत सारी समस्याएं, असमानता बहुत ज्यादा है, एक डर है अपनी बात रखने का, सभी मजहबों को बराबर के हक वास्तविक तौर पे नहीं मिल रहे हैं, अ, भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के हक में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये स्थितियां हैं, चुनौती का वक्त है मानवाधिकार की दृष्टि से। आ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। इससे पहले कि मैं इनके सॉल्यूशंस की बात करूं, एक सवाल जो मेरे मन में था कि मानव अधिकार की जो वार्तालाप है या कॉन्वर्सेशन जिसको हम कहें, उसका भारतीय समाज में इतना लो एक्सेप्टेंस क्यों है? कि जनरली इतना रेजोनेट नहीं करता है लोगों से अगर आप जाके बात करेंगे, भले ही वो मतलब एक सर्टेन एजुकेशन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, अपर मिडिल क्लास हो, या कुछ भी हो, आप मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स वर्ड आते ही अ, लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप समाज के किस हिस्से की बात कर रहे हैं, वो भी एक सवाल है। मेरा ज्यादा बहुत सारा काम गरीबों के बीच में गुजरता है। मैं मानव अधिकार शब्दावली का इस्तेमाल ना करूं, लेकिन इंसानियत, बंधुता, बराबरी, आजादी, न्याय, ये सब चीजें लोग समझते हैं, उनको महत्व देते हैं अपनी जिंदगी में, अपने समाज के लिए उसका महत्व समझते हैं। और मध्यम वर्ग में भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको माने हैं, कई लोग हैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ जो बुनियादी चीजें हमारे संविधान में मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ, समानता का, बराबरी का, इससे वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। उनका एक वैकल्पिक परिकल्पना है, पर आई थिंक ये जनरलाइजेशन के हिंदुस्तानी समाज में मानवाधिकार के प्रति एक सम्मान नहीं है, ये एक ओवर जनरलाइजेशन है। आप एक वर्ग समूह जो हिंदुस्तान का आज पढ़ा लिखा एस्पायरिंग मध्यम वर्ग है, उसका एक हिस्से की बात आप चेक कर रहे हैं। उसमें भी मैंने दोनों किस्म के विचार देखे, लेकिन सही है कि इस समूह में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज संविधान के मूल्यों पे उस तरह का यकीन नहीं, जितना हम में से बहुत सारे लोग। तो एक जो मैं एक नोशन बता रहा हूँ मेरे आसपास का, और जो एक क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है कि भारत ने काफी टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं, और जो मैं अपने आसपास का ये एक मतलब एक आपको एक माहौल बता रहा हूँ कि जब भी किसी आतंकी को या एक आतंकवादी को जब एक ह्यूमन राइट्स की बात करी जाती है तो लोगों को बात जचती नहीं है। तो एक बहुत ऑब्वियस सवाल बनता है कि एक आतंकवादी को भी क्यों ह्यूमन राइट्स होने चाहिए? मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज वो है जो सब हम में से हम हमेशा जिसने सबसे बुरा भी किया है, उससे बदले की भावना उनके मन में ना हो। उनको न्याय और बदला अलग अलग चीजें हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जो आतंकवादी है या जिसने बहुत बुरी तरह से बलात्कार किया है, क्या हमारा उद्देश्य है कि हम उनके साथ उनके खिलाफ बदला लें, या हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे हम कहें कि सभी को बराबर है, वो इंसाफ, बिना बदले की भावना हमेशा हमारे दिल में, कभी इंसानियत को छोड़े बिना हम न्याय की कोशिश करें। ये सारे मुश्किल सवाल हैं, पर ये भी है कि कई देश हैं जहाँ पे ये सवालों पे अब ये राय बनी है कि डेथ पेनल्टी कई देशों में, इनफैक्ट ज्यादा देश हैं अब दुनिया में जहाँ डेथ पेनल्टी टेररिस्ट को भी नहीं मिलेगा। कई देश हैं जहाँ पे उनको मिलेगा। मैं ये भी सवाल उठाता हूँ कि मान लीजिए कि सांप्रदायिक हिंसा में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रूरता भी हुई है, दलितों पे जब अत्याचार होता है,
उसकी क्रूरता। लेकिन इन मामलों में संभव एक भावना नहीं को कि उनके उनको उनको फांसी दिया जाए। तो किसको फांसी दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, किस अपराध को हम ऐसा गंभीर मानते हैं जहाँ पे फांसी हो, किसको नहीं, कौन इसको तय करेगा। ये सब चीजें हैं जो समाज में अलग अलग वक्त में हम लोगों को मिलके तय करना होगा। मैंने मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ किसी को भी मुझे लगता है कि सरकार और समाज किसी को भी फांसी सजा ना दे। ये मेरा ये, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। तो these are matters for society to reflect upon। एक सभ्य समाज कैसा है, हमारी परिकल्पना क्या है, आपकी परिकल्पना क्या है। श्योर हाँ, तो ये आप सही कह रहे हो, काफी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होती है, स्पेशली हमारे घर परिवारों में, हमारे दोस्तों के बीच में। और मैंने इस खासकर जैसे मैं कह रहा था शो की शुरुआत में कि निर्भया केस के टाइम पे भी जितनी शिद्दत से लोग फांसी को एडवोकेट कर रहे थे, वैसा मैंने शायद आखिरी बार देखा था तो वो अजमल कसाब के टाइम पे देखा था। तो वो और वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस बन जाते थे कि उनके साथ दिस इज व्हाट दे डिजर्व। पर हम ये भी देखते थे कि बहुत ऐसे रेप केसेस हुए हैं जिनमें लोगों को नहीं इस टाइप की सजा मिली है, बट कुछ लोगों को मिली है। तो इस तरीके के सवाल हमेशा से बनते रहे थे। पर मैं एक बात आपसे जनरली जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जेल की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं रही है। जितना जितना पढ़ा है और जितना समझा है, शायद क्रिमिनल्स को शायद उतनी डिग्निटी भी नहीं मिलती है, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो उनको मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि वो डिग्निटी उनको देने से क्या वो समाज में एक बेहतर तरीके से वापस आ सकते हैं? या कहीं पे आपने ऐसा देखा है कि आपके बाहर के विदेश में कहीं पे कि जहाँ पे क्रिमिनल्स को भी एक डिग्निटी से रखा गया हो और उस यही आपको इट्स कॉल्ड यू बिलीव इन रेट्रिब्यूटिव जस्टिस तो रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस जैसे मैंने कहा कि ये है कि समाज बदला ले रहा है। रेस्टोरेटिव जस्टिस ये है कि हम जो जहाँ समाज टूट गया है, बिखर गया है, उसे जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये डेथ पेनल्टी में कई बार लोग कहते हैं कि सजा इतनी हो कि कोई दोबारा इस तरह के अपराध ना करे। लेकिन बहुत सारा एविडेंस है, और अब तो कई देश हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि डेथ पेनल्टी के जाने के बाद वो अपराध बहुत बढ़ गया। ऐसा कहीं भी उसका एविडेंस नहीं है। तो हम डेथ पेनल्टी को जस्टिफाई बेसिकली वही रेट्रिब्यूशन या बदले की चीज से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को, बुरे से बुरे इंसान को भी बेहतर होने का एक मौका मिलना चाहिए। और हमारा आप कौन है जो ये तय करें कि वो इंसान है जो जिसे ये मौका नहीं मिलना चाहिए। हम और आप कैसे तय करें कि अगर हम उस परिस्थितियों में हमारी जिंदगी गुजरती, जिस परिस्थिति में चाहे किसी और का हो, हम किस तरह के फैसले अपनी जिंदगी में करते। But these are difficult questions, and I think we need to continue to debate. सर, थोड़ा सा आपका जो थिंक टैंक है सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज, उसके पीछे क्या विचार बताएंगे और किस तरीके के आप वहाँ पे काम करते हैं? सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एक्चुअली जैसे नाम से समझ में आता है कि समानता समाज में कैसा लाया जाए, उस पे शोध का एक समूह है। ये सरकार की जो नीतियां हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो कानून है, वो समाज में ज्यादा समानता कैसे ला सकते उस पे काम वो करती है। सीधा शोध भी करती है, पॉलिसीज बनाने की कोशिश भी करती है, कोर्ट्स में भी हम इंटरव्यू कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट भी हर साल निकालते हैं कॉल्ड इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट, कि कौन कौन से सामाजिक समूह हैं जो वंचित रहते हैं अपने बुनियादी हकों से, अधिकारों से, एक्सेस टू पब्लिक गुड जिसको हम कहते हैं, कि कौन वंचित है। ये बहुत सेंसिटिव
नहीं, तो बहुत सारे समूह हैं, बेघर लोग हैं, दलित आदिवासी समूह हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, जो बेघर बच्चे हैं, ऐसे समूह, सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे बहुत सारे समूह हैं जिनके साथ हम लोग, और जो हिंसा, नफरत की हिंसा के शिकार, जो रिलीजियस माइनॉरिटी, इन सब पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट के बारे में कुछ बताएंगे? इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट विशेष तौर पे, जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर साल एविडेंस बेस्ड एक रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि असमानता के सबसे ज्यादा शिकार कौन से समूह हैं, और सरकार के नियम कानून कायदे संस्थाएं में क्या कमी रही है जिससे ये असमानता बनी है और बढ़ती जा रही है, और उसमें किस तरह के सुधार, ऐसे सवालों पे ये रिपोर्ट विचार करती है। हर साल हम निकालते हैं, शोध होता है, बाहर के लोगों को हम निमंत्रण करते हैं कि सब कुछ सीखते हैं। सर, एक लास्ट सेगमेंट है हमारा जिसमें मैं सवाल लेता हूँ रेगुलर पब्लिक से, और उनके अगर आपके प्रति कुछ सवाल होते हैं तो उनको मैं सवाल आपकी तक रखने की कोशिश करता हूँ। तो बस आखिरी सेगमेंट है, विल वाइंड अप आफ्टर दैट। इसमें तो एक एक सवाल जो हर्ष का है, हर्ष गोवा से है, कि हाउ डू वी रियलाइज दैट राइट्स नीड टू इवॉल्व, मतलब अब नए राइट्स की जरूरत है, ऐसा लगता है? और हमको शायद ऐसा कभी लगा आपको कि ये राइट्स अब पुराने हो गए और शायद अब एक नए राइट्स और आने चाहिए, या कुछ एडिशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग राइट्स में? जी हाँ, ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वक्त था जहाँ पे, इवन जब हमारा संविधान लिखा गया, जहाँ पे कुछ हक थे जिसे आप लागू करने के लिए, जब आप उससे उल्लंघन हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। कुछ हक थे जिससे आप न्यायालय में नहीं जा सकते, सिर्फ एक नैतिक रूप से मांग करते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं गांव में गरीब आदिवासी इंसान हूँ, मेरा छोटा भाई को पुलिस पकड़ के थाने में ले जाके पीट पीट के मार दे, इसमें एक बहुत क्लियर है कि मेरा भाई पुलिस अत्याचार से मारा गया है, और मैं न्यायालय में जाके अपने हक मांग करने का अधिकार है मुझे। लेकिन मान लीजिए कि मेरी छोटी बेटी भूख से मर जाती है, और इसलिए मर जाती है कि सरकार के बहुत सारे अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, पीडीएस का, एनआरईजीए का, अस्पताल ठीक से चलने का, शुद्ध पानी का, ये सारे चीजों में, आंगनबाड़ी करने में, ये सारे चीजों में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और इस सब के बीच में मेरी बेटी की जान चली जाती है। तो वर्तमान में मेरे भाई के मृत्यु के लिए तो मैं न्यायालय में जा सकता हूँ कि सरकार के अधिकारियों के माध्यम से मेरे भाई के जीने का अधिकार वापस का उल्लंघन हुआ है। लेकिन आज भी न्यायालय में इतना साफ कोई तरीका नहीं है कि मैं जा सकता हूँ, कहूँ कि मेरी बेटी भूख से मर गई है और इसलिए सरकार ने उस मेरी बेटी के जीने का अधिकार का उल्लंघन किया है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो। तो दिस इज एन इवॉल्विंग एन एग्जांपल ऑफ एन इवॉल्विंग राइट। राइट टू फूड इज स्टिल एन इवॉल्विंग राइट। राइट टू हेल्थ केयर आज भी हम पहचानते नहीं है, और जब ये कोविड और ज्यादा बढ़ेगा तो मुझे बहुत डर है कि लाए तो जो वो लोग हैं वायरस को इस देश में जो एरोप्लेनों में का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन अंत में जब देश के सबसे गरीब लोगों में ये फैलेगा तो उनको कौन से अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था उनके लिए होगी, और जो अमीर लोग हैं जो अस्पताल जो एयर टिकट इंटरनेशनल एयर टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उनके लिए ऐसा प्रबंध है जो एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो राइट टू हेल्थ केयर एज ए यूनिवर्सल राइट, राइट टू इक्वल एजुकेशन, सरकारी स्कूलें उसी स्थिति की होनी चाहिए जैसे प्राइवेट स्कूल। ये सब इवॉल्विंग आइडियाज हैं और इवॉल्विंग राइट्स तो हैं। मुझे लगता है कि हम लोग, हमारी इंसानियत कितनी गहरी हो हम कितना गहरा कर सकें। तो ये मानव समाज में एक कंटिन्यूअस बहस का
चर्चा का, विचार का, मंथन का एक से ही निकलेगा। मैं चाहूंगा ऐसा समाज की ओर हम जाएं, समानता ज्यादा हो, इंसानियत ज्यादा, न्याय ज्यादा हो, सबके लिए बराबर का। ऐश्वर्या जानना चाहती है आपका स्टांस जो निर्भया केस का एक डिलेड जजमेंट था उसके ऊपर। निर्भय केस में और बहुत सारे केसेस में जो डिलीट जो इतना देर न्याय मिलने में इतना वक्त लगता है, जो उस अपराध से पीड़ित हैं उन्हें पीड़ा को बहुत लंबे अरसे तक उससे जूझना पड़ता है, कोई क्लोजर नहीं हो पाता है। तो जरूर डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, जो सही है। निर्भय के केस में से हम लोग सब दिल से जुड़े और उसे महसूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे निर्भय हैं कि न्याय बहुत देर से हुई है, नहीं हुई है। और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो गरीब कमजोर है, दलित है, माइनॉरिटीज हैं, जो अ, दलित लड़कियों के जो बलात्कार के मामले होते हैं, वो होते हैं, उनमें किसी तरह का इंसाफ मतलब डिले जो कि बिल्कुल ही नहीं होता है। बेघर महिलाओं के बीच में मैं काम करता हूँ, रात को सोते हैं बाहर मजदूरी में और उनके साथ बलात्कार जाया होता है। और उनके लिए हम लोग कभी भी समाज में उनके प्रति एक साझे साझे भावना से लोग भी मोमबत्ती निकाल के उनके पक्ष में नहीं निकलते। मुझे लगता है कि बराबर जस्टिस, न्यायिक जस्टिस गलत है, लेकिन सबके लिए और जो अंतिम व्यक्ति के लिए जब हम पहुंचना चाहिए उसके नजदीक पहुंच पाए। रावी wants to know कि do you consider joining politics shortly, और क्या आप एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव स्टेच करने में विश्वास रख रहे हैं, कहीं उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं? ये सवाल तो जब से मैंने आईएएस छोड़ा लगभग कितने साल हो गए, 18 साल हो गए, बार बार उठाया जाता है। मुझे समझता है कि मैं समझता हूँ कि हमारा सारा काम एक तरह से पॉलिटिकल है। समाज में हर सिटीजन पॉलिटिकल है। जब जब आप असमानता जैसे सवालों को उठाते हैं, जो मेरा पूरा काम, लेकिन क्या मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने का विचार रखता हूँ? अब तक तो मेरा विचार नहीं बन पाया है। और मैं इसे अपनी कमी ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन मेरा मेरा काम मुख्य रूप से नॉन पार्टी पॉलिटिकल वर्क रहा। यहाँ पे कुछ मूल्यों के लिए मैं खड़ा, फिलहाल तो यही मेरी जगह है। ग्रेट। हर्षद, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन लाइट्स कैमरा आजादी। इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू और आपके जो जिन्होंने सवाल पूछा सबको भी शुक्रिया। और आप सबको बहुत मुश्किल दौर में आप लोग भी सुरक्षित रहें, लेकिन हम हमेशा याद रखें अंतिम व्यक्ति का, जिसे गांधी जी ने कहा था याद करना चाहिए, वो इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हैं, उसके बारे में हम याद रखना जरूरी है, ताकि हम लोग साझे तरीके से इकट्ठा इस बहुत मुश्किल दौर से उबर पाए। आप सबको शुभकामनाएं। ये थी हमारी मानव अधिकार को लेकर वार्तालाप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइट्स कैमरा आज़ादी एक कम्प्लीटली नॉन कमर्शियल वॉलंटियर ड्रिवन शो है। इसे आपके जैसे लोग चलाते हैं एंड आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक डिफरेंट वॉलंटियर्स जो कि मुझे कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं। अंकुश मेहता, अभिषेक शाह, शुभम गोयल, these people have been really helpful in helping me execute some of the current and past episodes. इन्होंने रिसर्च के फॉर्म में, कुछ मार्केटिंग के फॉर्म में, एडिटिंग के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कराए। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। अगर आप भी कुछ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत काम है आपके लिए। मार्केटिंग का है, एडिटिंग का है, रिसर्च का है, गेस्ट को रीच आउट करने का है। तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, गिव योर फीडबैक, ईमेल टू मी ऑन vandit.jen@outlook.com। ट्विटर पे रीच आउट करिए मुझे ऑन THOONEDIT। इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए
लाइट्स कैमरा आज़ादी का यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए लाइट्स कैमरा आज़ादी को। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद, जय हिंद।